हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम शिक्षा की प्रकृति और उसकी संबंध के बारे में जानेंगे। तो आइए, शिक्षा की प्रकृति क्या क्या होती हैं। शिक्षा की प्रकृति दो रूपों में जानते हैं। एक है विज्ञान के रूप में, एक कला के रूप में। तो विज्ञान के रूप में शिक्षा की प्रकृति क्या है? नंबर एक पे आता है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। जैसे विज्ञान एक व्यवस्थित रूप में उसके ज्ञान या विषय वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा भी हम व्यवस्थित ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं। शिक्षा एक विज्ञान है क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक शोध कार्यों एवं प्रयोग के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। दूसरा पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत। जैसे विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक है, उसी प्रकार शिक्षा के सिद्धांत भी क्या है? सार्वभौमिक है, सत्य हैं। जैसे विज्ञान सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, जैसे विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं? सत्य होते हैं। जैसे न्यूटन का नियम है, सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण होता है, कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर वस्तु फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी। तो ये अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह क्या है? एक समान है ना, एक सा ही परिणाम देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक होते हैं, जो कि शैक्षिक इकाइयों के द्वारा ही मान्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना हो सकती है, क्योंकि हम विज्ञान में पूर्वानुमान की संभावना कर सकते हैं, उसी प्रकार शिक्षा में भी परिणामों के पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वैसे ही शिक्षा के किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कला। शिक्षा एक कला के रूप में कैसे है। नंबर एक पे आता है व्यक्ति कुशलता। तो इसमें क्या होता है, हर प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी अपनी कौशल या स्किल में निपुण होता है। तो और अपनी स्किल के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा ही क्या करता है? अपना काम करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी अलग अलग कुशलताओं के द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से अलग तरीके से करता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में एक टीचर है, वो अपनी कुशलता के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान करेगा। जैसे एक बढ़ाई होगा अपनी कला के अनुसार ही अपनी वस्तुओं को बनाएगा। जैसे कला व्यक्तिगत कुशलता पर ही निर्भर करती है, इसलिए कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अपना अलग तरीका होता है। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता पर भी हर कलाकार के कार्यकुशलता और सफलता भिन्न होती है, या उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर ही निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट है आपका सार्थक परिणाम। प्रत्येक शिक्षक कार्यकर्ता वांछित परिणाम पाने के लिए किसी निश्चित स्थान या ज्ञान का चतुर प्रयोग करता है। मूलतः शैक्षिक संबंध उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में एक कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे? आप किसी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जाम देंगे, फिर उसको उस कक्षा को क्या करेंगे? उत्तीर्ण करेंगे और अगली कक्षा में अपना नाम लिखाएंगे ना। तीसरा पॉइंट है आपका सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी आपकी क्या होनी चाहिए कला का शिक्षा में। कला वास्तव में सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पाई जाती है, तत्व विद्यमान होते हैं। एक शैक्षिक प्रबंध विभिन्न उत्पत्ति के साधनों में समन्वय का प्रभावपूर्ण प्रयोग करके उनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी कॉलेज का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल होगा, वो अपनी अपनी कार्य कुशलता सिक्योरिटी के द्वारा विद्यालय का संचालन करेगा। शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध कैसा है? शिक्षा व मनोविज्ञान में कैसा संबंध है, या शिक्षा का दर्शन में क्या संबंध है, और शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है? पहला पॉइंट है आपका
शिक्षा और मनोविज्ञान में कैसा संबंध होना है? शिक्षा जो है का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध जो होता है व्यवहार के अध्ययन से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता ही है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से अब व्यवहार का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो अध्ययन की इस शाखा को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है? शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों का यह मत है कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक तथ्य और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और शिक्षा के द्वारा हम अपने क्रियाओं को क्रियाशील बनाते हैं। जॉन डेवी ने कहा है कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा दर्शन के ही क्या हैं? सिद्धांत हैं। अर्थात शिक्षा के उद्देश्य पाठन विधियों अनुशासन बालक व अध्यापक का स्थान निर्धारण उस समाज में विद्यमान दर्शन द्वारा ही होता है। अगले चैप्टर या अगले यूनिट में आपको बताएंगे दर्शन कौन कौन से होते हैं। उसी प्रकार शिक्षा भी विद्यमान दर्शन को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका अदा करती है। रास ने कहा कि शिक्षा और दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्शन जो होता है विचार, अपने विचार व्यक्त करता है और शिक्षा के द्वारा अपने उद्देश्यों और क्रियाओं को संचालित करते हैं। इसलिए रास ने कहा कि शिक्षा और दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, शिक्षा तथा समाजशास्त्र में संबंध क्या है? शिक्षा आजीवन चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज की दशा और दिशा पर निर्भर करते हैं। शिक्षा वास्तव में जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को तैयार करती है। शिक्षा किसी भी विकसित या विकासशील समाज की प्रथम आवश्यकता है। समाजशास्त्री किसी भी समाज का व्यवस्थित अध्ययन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समाज के बीच संबंधों और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह सामान्य रूप से स्वीकृत तथा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया जो समाज में प्रभावित होने के साथ ही समाज को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। इस प्रकार शिक्षा एवं समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसमें एक पॉइंट आया है कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों चलने वाली प्रक्रिया? क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति सीखता है और वही व्यक्ति जो होता है अगली पीढ़ी को अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को प्रदान करता है। तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको यूनिट फर्स्ट के अगला चैप्टर थर्ड पढ़ाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।